स्कूल के रास्ते में भूतिया ब्रिज। अगर ये ब्रिज नहीं होता तो पता नहीं हम स्कूल कैसे जा पाते। और ब्रिज के नीचे इतनी गहरी नदी है। काश स्कूल यही गांव में होता तो कितना मजा आता। सुरभि दीदी, मुझे तो ब्रिज से नीचे देखने में बहुत डर लगता है। नीचे कितनी गहरी नदी है। यार, मुझे तो तैरना भी नहीं आता। ये ब्रिज मजबूत तो है ना? वैसे भी इस ब्रिज को बने हुए काफी साल हो गए हैं। ऐसे ही वो तीनों आपस में बात करते हुए ब्रिज को पार कर रहे थे कि तभी बबीता अचानक नदी में जा गिरी। सुरभि दीदी, पारुल, मुझे बचाओ, मैं डूब रही हूँ। मुझे बचाओ। ये मेरा पैर किसने पकड़ा है? कोई मुझे बचाओ। मैं डूब रही हूँ। ये कहते हुए बबीता जोर जोर से चिल्ला रही थी कि तभी वहीं से गुजर रहा गांव का एक आदमी उसे नदी में डूबने से बचाकर बाहर ले आया। लेकिन बबीता बहुत डरी हुई थी, इसलिए वो स्कूल नहीं गई, बल्कि चुपचाप वापस घर चली गई। वहीं सुरभि और पारुल स्कूल चली जाती है, क्योंकि स्कूल में उनका टेस्ट था। जब वो दोनों स्कूल पहुँची तो टेस्ट शुरू हो चुका था। तुम दोनों आज इतनी लेट क्यों आई हो? क्या तुम्हें पता नहीं था कि आज तुम्हारा बहुत इम्पोर्टेंट टेस्ट है? और बबीता कहाँ है? वो मैम, आज हम ब्रिज पार कर रहे थे, तभी बबीता अचानक नदी में गिर गई। बड़ी मुश्किल से उसकी जान बच पाई है। इस हादसे से वो सदमे में है, इसलिए वो स्कूल नहीं आई। मैं अच्छी तरह जानती हूँ ये सब तुम अपनी बहन बबीता को बचाने के लिए बोल रही हो। उसने टेस्ट की तैयारी नहीं की होगी, इसलिए वो स्कूल नहीं आई। लेकिन कल उसे स्कूल आने दो, फिर मैं उसे बताऊंगी टेस्ट में छुट्टी करने का क्या नतीजा होता है। अब तुम दोनों अपनी सीट पर बैठ जाओ और टेस्ट देना शुरू करो। टेस्ट देने के बाद स्कूल की घंटी बजी और सभी बच्चे अपने अपने घर चले गए। वहीं सुरभि जब घर पहुंची तो देखा उसकी छोटी बहन बबीता चुपचाप अपने कमरे में बैठी हुई थी। बबीता, तुम इतनी चुपचाप क्यों बैठी हुई हो? पता है आज मेरा टेस्ट बहुत अच्छा गया। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं इस बार टॉप करूंगी। मेरे सामने पढ़ाई की बात मत किया करो। मुझे पढ़ाई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। जब देखो पढ़ाई पढ़ाई करती रहती हो। दोबारा मेरे सामने पढ़ाई की बात मत करना। ठीक है मेरी प्यारी बहन, इतना गुस्सा क्यों होती हो? अच्छा बताओ तुम क्या खाओगी? तुम्हारा फेवरेट नूडल्स बनाऊं? क्या नूडल्स? ये नूडल्स क्या होते हैं? मैं नूडल्स नहीं खाऊंगी। मुझे तो ताजा मांस चाहिए। मैं मांस खाऊंगी, मुझे मांस ला कर दो। बबीता, लगता है नदी में गिरने की वजह से तुम्हारे सिर में ज्यादा चोट आई है। हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? और तुम कब से मांस खाने लगी? हम तो शाकाहारी है, हम तो मांस का नाम भी नहीं लेते। और तुम खाने की बात कर रही हो? मांस तो मुझे खाना ही है। मुझे मांस चाहिए। अगर तुम मुझे मांस लाकर नहीं दोगी तो मैं खुद जाकर खा लूंगी। मैं घास फूस नहीं खाने वाली, समझी? मैं तो मांस खाऊंगी। ये तुम कैसे बहकी बहकी बातें कर रही हो? कल मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलूंगी। अब तुम जाओ यहाँ से। मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मुझे सोना है। सुरभि को लगा कि सर में चोट लगने की वजह से बबीता ऐसी बातें कर रही है, इसलिए वो ज्यादा कुछ नहीं कहती और खाना खाकर सो गई। रात काफी हो चुकी थी। तभी रात के अंधेरे में बबीता घर से बाहर निकली और सीधा अपनी क्लास टीचर माधुरी मैडम के घर जा पहुंची और दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगी। ओफो, इतनी रात को कौन दरवाजा खटखटा रहा है? मेरी नींद खराब कर दी। आ रही हूँ, दरवाजा पीटना बंद करो। ये कहते हुए माधुरी मैडम ने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने बबीता को देखकर चौंक गई। बबीता, तुम इतनी रात को यहाँ मेरे घर पर क्यों आई हो? मैम, आपके लिए मैंने एक सरप्राइज रखा है, प्लीज मेरे साथ चलिए। सरप्राइज? तुम मुझे क्या सरप्राइज देने वाली हो, वो भी इतनी रात को? मैम, आपको सब पता चल जाएगा, उसके लिए आपको मेरे साथ चलना होगा। नहीं, मैं इतनी रात को तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। जो भी सरप्राइज देना है मुझे सुबह स्कूल में कल देना। अब जाओ यहाँ से, मुझे सोने दो। मैम, आपको मेरे साथ अभी चलना ही पड़ेगा। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सुना नहीं मैंने क्या कहा? तुम अब जाओ यहाँ से। दिख नहीं रहा कितनी रात हो रही है? तभी बबीता की आंखें अंगारों की तरह लाल लाल चमकने लगी, जिसे देखकर मैडम माधुरी बुरी तरह डर गई और फिर वो बबीता के पीछे पीछे चलने लगी। बबीता अंधेरी रात में माधुरी मैडम को ब्रिज के पास ले गई। बबीता, तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आई हो? देखो, मुझे तुमसे बहुत डर लग रहा है। तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? और तुम मुझे इस ब्रिज पर क्यों लेकर आई हो? आखिर तुम मुझे यहाँ लाकर क्या सरप्राइज देना चाहती हो? मुझे बहुत डर लग रहा है यहाँ।
मैंने आपको कहा था ना, आपके लिए सरप्राइज है। मुझे बहुत भूख लगी है और प्यास भी, इसलिए मैं आपको यहाँ लेकर आई हूँ। और मैं आशा करती हूँ मैडम जी, आपको मेरा सरप्राइज बहुत अच्छा लगेगा। इतना कहकर बबीता माधुरी मैडम को मारकर उसका मांस खाने लगी। फिर कुछ समय बाद बबीता चुपचाप घर जाकर सो गई। फिर अगली सुबह सुरभि बबीता को नींद से जगाने लगी। पहले तो बबीता स्कूल जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती, लेकिन सुरभि के बार बार कहने पर वह स्कूल जाने के लिए मान गई। फिर दोनों बहनें तैयार होकर बाकी लड़कियों के साथ जैसे ही ब्रिज पर पहुंची, वो सब बुरी तरह चिल्ला उठी। ये तो माधुरी मैडम है, इन्हें क्या हो गया? इनका हाथ और पैर तो गायब है। लगता है किसी जंगली जानवर ने इन पर हमला किया होगा। लेकिन इतनी रात को मैडम यहाँ पर क्या कर रही थी? माधुरी मैडम की बुरी हालत में डेड बॉडी देखकर वहाँ खड़े सभी बच्चे बुरी तरह डरे हुए थे। वो डरते हुए स्कूल गए और वहाँ सभी बच्चों को ब्रिज पर हुई घटना के बारे में बताया, जिसे सुनकर सभी बच्चों के रोंगटे खड़े हो गए। फिर अगले दिन ब्रिज पर एक स्टूडेंट की बुरी हालत में डेड बॉडी मिली। इसी तरह रोज उस ब्रिज पर स्कूल के बच्चे तो कभी टीचर्स की डेड बॉडी मिलने लगी। इस घटना से सभी गांव वालों के बीच दहशत फैल गई और वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने से डरने लगे। पारुल, तारा, तुम दोनों को आज स्कूल नहीं जाना क्या? सुरभि, जान है तो जहान है। उस ब्रिज पर रोज एक डेड बॉडी मिलती है। मुझे अपनी जिंदगी से बहुत प्यार है। मैं उस ब्रिज को पार करके अपनी जान गंवाना नहीं चाहती। मैं अब स्कूल कभी नहीं जाऊंगी। मैं तो कहती हूँ तुझे भी स्कूल नहीं जाना चाहिए। मुझे तो लगता है वो ब्रिज भूतिया है। मैंने एक मूवी में देखा था जिसमें एक ब्रिज दिखाया गया था और जो भी उस ब्रिज को पार करता था वो मारा जाता था। मैं तो उस ब्रिज से कभी स्कूल नहीं जाऊंगी। इतने सालों से हम वो ब्रिज पार करके स्कूल जा रहे हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। फिर अचानक ये सब हादसे क्यों हो रहे हैं? उस दिन बबीता का नदी में गिरना, फिर उसका बर्ताव बिल्कुल बदल जाना, उसके बाद एक एक कर ब्रिज पर टीचर्स और बच्चों की अधमरी लाश मिलना। आखिर ये सब कौन कर रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। और विमला काकी कह रही थी वो रात को बबीता को घूमते हुए देखती है। मुझे कैसे भी करके सच्चाई का पता लगाना होगा। सुरभि यही सब सोचते सोचते वापस घर चली गई। और फिर रात होने के बाद सुरभि सोने का नाटक करने लगी। घड़ी में 12 बजते ही बबीता घर से बाहर निकली। सुरभि भी चुपचाप बबीता के पीछे पीछे चलने लगी। वहीं बबीता चलते चलते पारुल के घर जा पहुंची। अरे बबीता, तुम इतनी रात को यहाँ क्या करने आई हो? तुम्हें मेरी दीदी सुरभि बुला रही है। उन्हें उस ब्रिज के बारे में कुछ पता चला है। वो तुम्हें ही सच बताना चाहती है। जल्दी चलो, हमारे पास समय नहीं है। सुरभि, जो पेड़ के पीछे छिपकर ये सब सुन रही थी, वो बोली, बबीता पारुल से झूठ क्यों बोल रही है? मुझे इनके पीछे जाना होगा। सुरभि उन दोनों का पीछा करने लगी। अंधेरी रात में चारों तरफ सन्नाटा था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। वहीं पारुल डरते हुए अपने कदम बढ़ा रही थी। बबीता, ये तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? सुरभि हमारा कहाँ इंतजार कर रही है? ये रास्ता तो ब्रिज की ओर जाता है। तुझे पता है ना, वो ब्रिज भूतिया है। वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं। फिर तुम मुझे वहाँ क्यों लेकर जा रही है? तुम्हें सरप्राइज देना है। तुम्हें मेरा सरप्राइज पसंद आएगा। सरप्राइज? कैसे सरप्राइज? बस थोड़ा इंतजार। हम पहुँचने ही वाले हैं। ब्रिज के पास पहुँचते ही बबीता एक खतरनाक चुड़ैल में बदल गई। बबीता को चुड़ैल में बदलते देख पारुल थर थर कांपने लगी। चुड़ैल? तुम बबीता नहीं बल्कि चुड़ैल हो। इसका मतलब ब्रिज पर जितनी भी मौतें हुई है, तूने उन सबको मारा है? हा 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 हा। मैंने ही उन सबको मारा है क्योंकि मुझे ताजा ताजा मांस चाहिए था पेट भरने के लिए, और अभी तक मेरी भूख मिटी नहीं। मुझे बच्चों का मांस खाना बहुत अच्छा लगता है और जब तक मैं सभी बच्चों को मार नहीं डालती तब तक मेरी भूख नहीं मिटेगी। पता है, तुम जिस ब्रिज के पास तुम खड़ी हो, ये मेरा भूतिया ब्रिज है और मैं इसी ब्रिज पर अपना शिकार करती हूँ। जैसे कि अब मैं तेरा करने वाली हूँ। तो इसका मतलब इतने समय से हमारे साथ चुड़ैल थी। बेचारी सुरभि को तो पता भी नहीं कि उसकी बहन चुड़ैल है। मैं उसकी बहन बबीता नहीं हूँ
उसकी बहन तो कब की मर चुकी है, जब वो नदी में गिरी थी उसी समय। और उसके मरने के बाद ही तो मैं आजाद हुई हूँ। दुष्ट चुड़ैल, स्कूल पढ़ने वाले बच्चों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? मैं एक चुड़ैल हूँ और मेरा यहाँ कभी घर हुआ करता था, लेकिन गांव वालों ने यहाँ मिलकर एक स्कूल बनवाया और मेरे घर को तोड़कर नष्ट कर दिया और यहाँ ब्रिज भी बना दिया। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं। दोबारा से यहाँ अपना घर बनाऊंगी और ये भूतिया ब्रिज मेरा घर होगा और यहाँ से आने जाने वाले लोगों को अपना शिकार बनाऊंगी। अब कोई भी इस ब्रिज को पार करके उस तरफ नहीं जा पाएगा। सारी बातें छिपकर सुन रही सुरभि की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी छोटी बहन बबीता के चले जाने का बहुत दुख हुआ। उसके बाद सुरभि ने हिम्मत कर बड़ी ही चालाकी से एक मोटा डंडा लेकर चुड़ैल के सर पर पीछे से वार किया, जिससे चुड़ैल बेहोश हो गई। पारुल, हमें जल्दी से इस ब्रिज को जलाना होगा, चुड़ैल के होश में आने से पहले। जल्दी करो। सुरभि और पारुल दोनों तुरंत कहीं से मशाल जलाकर ले आई और लकड़ी के ब्रिज में आग लगा दी। देखते ही देखते ब्रिज जलने लगा। तभी चुड़ैल होश में आ गई। नहीं, तुमने मेरा ब्रिज क्यों जला दिया? मेरा शरीर, मेरा शरीर जल रहा है। पलक झपकते ही चुड़ैल का शरीर जलकर राख के ढेर में बदल गया। जब गांव वालों को सच्चाई का पता चला तो सभी ने सुरभि का धन्यवाद किया। उसके बाद गांव वालों ने मिलकर गांव में ही एक स्कूल बनवाया और सभी बच्चे खुशी खुशी पढ़ने जाने लगे।